तो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों के समक्ष आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत लगातार जो है महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल की सीरीज जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। लगभग चैप्टर के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आपको बताए जा चुके हैं। अब ये सीरीज आपकी एकदम समाप्त होने वाली है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट भी आ रहा था कि सर जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल बता दीजिए, क्योंकि बाकी तो मैंने न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करा दिए हैं। एक चैप्टर और बचा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो इसके बाद उसी चैप्टर के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल की क्लास होने वाली है। बाकी सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो रे ऑप्टिक्स है किरण प्रकाश की है, किरण प्रकाश की में भी 4 चैप्टर हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो प्रिज्म पर और या तो फिर गोली पृष्ठों पर अपवर्तन टॉपिक से। जो गोली पृष्ठों पर अपवर्तन वाला आपने चैप्टर पढ़ा है, उसमें आप सभी लोगों ने गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल सीखे होंगे। लेंस मेकर सूत्र यानी पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल आपने सीखे होंगे। संपर्क में रखे 2 लेंस जब संपर्क में रखे जाते हैं तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही में किसी फोकस दूरी की अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता मैंने आपको बताई थी, उस पर बेस न्यूमेरिकल। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो इन टॉपिकों पर आपको न्यूमेरिकल जरूर एक देखने को मिलता है। तो आज की इस क्लास में इन्हीं टॉपिकों पर बेस मैं न्यूमेरिकल आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि प्रिज्म टॉपिक पर जितने बेस न्यूमेरिकल थे वो मैंने आपको सबसे पहली क्लास में सॉल्व कराया था 99 न्यूमेरिकल की सीरीज में। आप सभी लोगों ने देखा भी है। और यहाँ पर जो भी हम न्यूमेरिकल सिलेक्ट करते हैं वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि भैया क्लास को अंत तक अभी कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपके पास समय नहीं रहेगा और आपको ना समय मिलेगा। सीधी सी मैं बता रहा हूँ, पहले बाद में आपको समय मिलेगा ही नहीं। इसलिए जो भी क्लास आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसे आप करते जाइए, क्लास को अंत तक देखिएगा। आज की इस क्लास में मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को उठाया है। जैसा कि पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। पहले प्रश्न में मैंने बोला है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के एक ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित हैं। अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां पर केंद्रित होंगी? किरण आरेख भी प्रदर्शित कीजिए। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्होंने कहा कि एक कांच का गोला है, ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा कि एक कांच का गोला है जिसका जो व्यास है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये इसका केंद्र हो गया। व्यास अगर 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इस गोली उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और इसकी भी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इन्होंने कहा कि इस गोले पर एक प्रकाश किरण जो है इसे समांतर आपतित हुई है। तो ये एक गोली उत्तल पृष्ठ का ही कार्य करेगा, गोले का ये पृष्ठ। और किसी गोली पृष्ठ पर जो अभिलंब होता है, जैसे अब ये प्रकाश किरण इस गोली पृष्ठ पर आएगी तो यहाँ पर अपवर्तित होगी कि नहीं होगी? क्योंकि विरल माध्यम से कांच में जाएगी, सघन माध्यम में जाएगी, तो अपवर्तन की घटना होगी। और अपवर्तन की घटना में विचलन दिखाने के लिए अभिलंब का होना बहुत जरूरी है। और जब कोई पृष्ठ गोली पृष्ठ होता है तो उस पर अभिलंब जो है वो उसके केंद्र से जाने वाली रेखा होती है। तो इसके केंद्र से होकर जाने वाली रेखा हम ऐसे खींच देंगे जो कि इस गोली पृष्ठ के लिए अभिलंब का कार्य करेगी। अब ये प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो जाहिर सी बात है ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी। लेकिन ये डिसाइड अभी नहीं है कि ये प्रकाश किरण आगे मिलेगी या फिर इस पृष्ठ पर अपवर्तित होकर के फिर आगे कहीं जा करके मिलेगी। ये तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से ही पता चलेगा। तो यहाँ पर व्यास आपको दिया गया था, डायमीटर आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो त्रिज्या हो जाएगी वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। चूंकि अपवर्तन इस वाले पृष्ठ पर हो रहा है तो ये गोली उत्तल पृष्ठ है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो एक अक्ष की धन दिशा में पड़ रही है, इसलिए आर का मान हम धनात्मक लेंगे। अब अगर कोई प्रकाश किरण समांतर आ रही है, इसका मतलब वस्तु हमारी अनंत पर स्थित है, सामयिक दूरी, इसलिए ऋणात्मक लेंगे। समझ में बात? अपवर्तनांक यहाँ पर दिए हैं कांच का, तो प्रकाश किरण जिस माध्यम में जाती है उस अपवर्तनांक को N2 से लिखते हैं और उसका मान 1.5 है। जिस माध्यम से जाती है उसके अपवर्तनांक को N1 से लिखते हैं और ये जा रही है वायु से, वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। अपवर्तन वाला सूत्र लगाएंगे N2 बटे में V माइनस का N1 बटे में U बराबर सूत्र होता है N2 माइनस N1 और बटे में कितना होता है R। इसको मानेंगे हम समीकरण 1। बात समझे कि नहीं? ध्यान से देखते रहिएगा। जो विद्यार्थी क्लास में जुड़ रहे हैं वो कंटिन्यूटी जुड़े रहें, तभी सवाल समझ में आएंगे। हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि हम न्यूमेरिकल हल्के लेकर आपके पास नहीं आते हैं। वो न्यूमेरिकल लेकर आते हैं जो एग्जाम में आते हैं, जिन्हें आप सॉल्व करने में सक्षम होते हैं और आपको हम सॉल्व करने में सक्षम बनाते हैं।
समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए N2 का मान 1.5, V होती प्रतिबिंब की स्थिति। ये भैया इसके द्वारा जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी जब वो डिसाइड होगी तभी इस किरण को आगे हम बढ़ाएंगे। तो ये हो जाएगा V माइनस N1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक 1 और आ रही है इन्फिनेटिव से माइनस इन्फिनेटिव करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर N2 की वैल्यू 1.5 माइनस N1 की वैल्यू 1 और त्रिज्या कितनी 6। तो 1.5 बट्टे में V 1 बट्टे इन्फिनेटिव का मान कितना हो जाएगा 0। आपको पता है इन्फिनेटिव का मान 1/0 0 ऊपर चला जाएगा। 1.5 से 1 जाएगा तो ये आपका 0.5 बचेगा और बट्टे में 6 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 5 1 कम 5 5 1 कम 5 5 दूनी 10। ठीक है, तो V बराबर आ जाएगा 1.5 गुणे में 12। तो V बराबर आपका आ जाएगा 15 दूना 30 15 कम 15 3 18 18.0 का मतलब V बराबर 18 सेंटीमीटर। V पॉजिटिव आया है, ये इस बात का संकेत है कि प्रकाश किरण आगे जा करके 18 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलेगी। ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, इस पृष्ठ पर टकरा जाएगी और ये कहीं आगे जा करके मिलेगी। इसको थोड़ा कायदे से मिला देते हैं। 18 सेंटीमीटर दूर जा करके मिलेगी, ये ऐसे जाएगी। इस लाइन को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्यों भैया, देखो इसका व्यास 12 आई है और ये 18 पर जाकर के प्रतिबिंब की स्थिति आ रही, इसका मतलब यहाँ कहीं जाके मिलेगी, ये आई डैश हो जाएगा। हालांकि ये पृष्ठ है, ठीक है, ये पृष्ठ है तो इस पृष्ठ द्वारा भी अपवर्तन होगा। अब अपवर्तन पुनः होगा तो पुनः हम स्थिति को लगाएंगे, तो इस पृष्ठ द्वारा जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो 18 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। अब इस पृष्ठ द्वारा जो प्रतिबिंब बना वो द्वितीय पृष्ठ से दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ तक की आपकी कितनी, देखो इस पृष्ठ पर जाएगी। अब इस, ये मान लीजिए पृष्ठ नहीं है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आई डैश पर बनेगा। लेकिन ऑलरेडी पहले से आगे पृष्ठ है और पृष्ठ होने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी प्रकाश के अपवर्तन की घटना होगी। तो यहाँ पर आपको अभिलंब फिर खींचना पड़ेगा। तो इस पृष्ठ का अभिलंब खींचने के लिए इसके केंद्र से जाने वाली रेखा इसे खींचेंगे। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा, आप सभी लोग ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो प्रकाश किरण है ये सघन से विरल माध्यम में जा रही, और जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। अब ये प्रकाश किरण ऐसे है, सघन से विरल में जाएगी, ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हटेगी और जब दूर हटेगी तो यहाँ पर कहीं पर आके मिलेंगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अपवर्तन हुआ, फिर यहाँ पर अपवर्तन हुआ, तो वास्तविक रूप से जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा। इसकी स्थिति आपको बताना है, ये वाली, समझ पा रहे हो ना। तो पुनः हम यहाँ पर क्या लगाएंगे भैया, पुनः अपवर्तन के सूत्र से, पुनः अपवर्तन के सूत्र से, क्योंकि पुनः अपवर्तन की घटना हुई। सूत्र क्या होता है, N2 बटे में V माइनस N1 बटे में U बराबर N2 माइनस N1 बटे में R। ध्यान दीजिएगा, ये द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन हुआ है। अब द्वितीय पृष्ठ के लिए जो पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर जो आई डैश है ये पहले पृष्ठ द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब था जो कि द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। N2 उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिस माध्यम में प्रकाश किरण जा रही होती है। अब प्रकाश किरण किस में गई है, वायु में गई है। वायु का अपवर्तनांक कितना, 1। V की स्थिति ज्ञात करना है। N1 उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिस माध्यम से प्रकाश किरण जा रही हो। तो जा किससे रही है, आपकी कांच से जा रही है। कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5। U हमने कहा इसके लिए वस्तु का कार्य आई डैश कर रहा है। आई डैश की द्वितीय पृष्ठ से दूरी कितनी, 6, लेकिन ये एक्स अक्ष की धन दिशा में है इसलिए इसे हमें पॉजिटिव लेना है। N2 उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें जा रही है वायु में, वायु का अपवर्तनांक 1, और किससे जा रही है, N1 से। N1 का अपवर्तनांक 1.5 क्योंकि कांच से जा रही है। R की वैल्यू आपको ऋणात्मक लेना है क्योंकि ये जो द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है वो एक्स अक्ष की ऋण दिशा में है। 1/V माइनस, इस पॉइंट को हटाओ, 0 15 चौको 60, तो ये -1/4 बचा। यहाँ -0.5 बचा, बटे में -6, ये माइनस से माइनस कैंसिल करो, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, ये 5 1 5 12 5 60। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 1/V बराबर, ठीक है। देखो यहाँ V लाए थे, इसको V डैश कर लो, कोई आपत्ति थोड़ी है, ठीक है। इसको V डैश कर लो क्योंकि वो आई डैश था, और ये हो जाएगा V। कोई समस्या, क्योंकि उसमें आई डैश था तो V डैश कर दिया मैंने। अब ये हो जाएगा 1/V बराबर 1/12, 1/4 को उधर ले जाएंगे, प्लस 1/4, ऊपर नीचे 3 से इसलिए गुणा करेंगे जिससे हर बराबर हो जाएं। अब देखिए एक हल ले लेंगे हम, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 3 12, तो गुणा करेंगे तो V बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। V पॉजिटिव आया है
पॉजिटिव आने का ये संकेत है कि जो प्रतिबिंब बनेगा द्वितीय पृष्ठ से इधर की ओर बनेगा और -3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये आपका किरण आरेख हो गया और अंतिम रूप से जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रथम पृष्ठ से 15 सेंटीमीटर पर, क्योंकि यहाँ तक दूरी 12 है, प्रथम पृष्ठ के कारण जो प्रतिबिंब बनेगा वो तो 18 पर ही बनेगा, लेकिन प्रथम पृष्ठ से जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो आपका 6 दूनी 12 3 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, और द्वितीय पृष्ठ से जो दूरी होगी वो कितनी होगी 3 सेंटीमीटर की दूरी होगी। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है और अच्छे से आपने समझ लिया होगा। ठीक, ये पहला प्रश्न मैंने इसीलिए इस प्रश्न को लिया था, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। तो आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक इन्होंने कहा पतला है और समतल उत्तल लेंस है। न्यूमेरिकल नंबर 2, समतल उत्तल लेंस का मतलब एक ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा उत्तल हो। इसका मतलब इस पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटी होगी क्योंकि समतल पृष्ठ है, और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो होगी वो अभी आगे आपको पता चलेगा। इन्होंने ये कहा है, और ध्यान दीजिएगा जो दूसरा पृष्ठ है उत्तल है, इसकी त्रिज्या एक्स अक्ष की ऋण दिशा में होगी, तो ये जो दूरी होगी वो आपकी नेगेटिव होगी। ओके, आगे इन्होंने कहा समतल उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वह 20 सेंटीमीटर है, यानी ए बराबर आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न में ये कहा गया है कि उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक आपको दिया गया है 1.5। पृष्ठ में ये कहा जा रहा है कि इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब आपको यही चीज़ निकालनी है। इस R2 का मान हम R के बराबर मान लेते हैं, -R के बराबर, इसी की वैल्यू निकालना है। लेंस समीकरण सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर होता है n-1 1/r1 -1/r2। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो 1/ इसकी फोकस दूरी कितनी दी है भैया 20 दी है, n की वैल्यू आपको 1.5 दी गई है, -1 1/r1। पहले पृष्ठ समतल है और समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटी। दूसरा पृष्ठ आपका उत्तल है जिसकी दूरी -r होगी, माइनस क्या हो जाएगा +r हो जाएगा। इस तरीके से 1/20 बराबर 1.5 से 1 को घटाएंगे तो ये 0.5 बचेगा। 1/∞ का मतलब 0 और ये बचेगा केवल 1/r। ठीक, हमें r ही निकालना है, तो r को इधर हम ले आएंगे, r बराबर हो जाएगा 0.5 और गुणे में कितना भैया 20। ये पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा लो नीचे, ये 0 से 0 कैंसिल और 5 × 2 मतलब ये आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। r का मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर r का मान -10 आया है तो ये कह सकते हो कि जो उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी वो -10 सेंटीमीटर होगी। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन कुछ हटके है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर व्यास को हमने लिख लिया d से, ये 6 सेंटीमीटर है। और उन्होंने कहा जो समतल उत्तल लेंस है, देखिए ऐसा ही तो समतल उत्तल लेंस होता है, इसकी जो मोटाई है वो 3 सेंटीमीटर, मोटाई को t से लिखते हैं, वो आपकी 3 सेंटीमीटर दी गई है। 3 सेंटीमीटर नहीं 3 मिलीमीटर दी गई है, तो 3 मिलीमीटर को हम बदल लेंगे सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। आगे दिया है इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है। आगे इन्होंने कहा लेंस के पदार्थ में प्रकाश की जो चाल है, लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है कि नहीं, हटके है। तो भैया समतल उत्तल लेंस की जो वक्रता त्रिज्या का सूत्र होता है, ध्यान से सुन लीजिए, समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या का एक सूत्र होता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। वक्रता त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, r बराबर व्यास का स्क्वायर बटे में 2 × में t, r नहीं d², मतलब व्यास का स्क्वायर बटे में 2t होती है लेंस की मोटाई। तो व्यास दिया है 6 का स्क्वायर 6 × 6, 2 × t मोटाई दी है 0.3, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे 3 दूनी 6, ये 20 हो जाएगा, 2 से काटोगे 10 हो जाएगा, 10 का 6 से गुणा, ये 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। बात समझ में आ गई। अब इन्होंने फोकस दूरी की बात कही थी, तो 1/f बराबर सूत्र होता है n-1 1/r1 - 1/r2।
जहां R1 होती है समतल उत्तल लेंस के समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, R2 होती है उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो 1/f बराबर n का मान होता है c/v के बराबर -1 1/r1। समतल उत्तल लेंस में R1 होता है समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो कि इन्फिनेटिव होती है, -1/r2 होती है उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो कि 60 है, और ये निगेटिव इसलिए ली जाएगी क्योंकि ये सामने की दूरी होती है, तो माइनस रखेंगे तो +60 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1/f बराबर c की वैल्यू 3 × 10⁸, v की वैल्यू आपको दी गई है 2 × 10⁸, -1 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, ये केवल 1/60 बचेगा। भैया 10⁸ से 10⁸ हो गया कैंसिल, बचेगा 3/2 जिसका मान 1.5 कह सकते हैं हम। 1.5 से 1 को घटाएंगे तो ये आधा बचेगा, और गुणे में 1/60, 60 और गुणा 2 120 हो जाएगा, 120 एकम 120, f एकम f, तो f बराबर कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में ये अभी जल्दी ही पूछा गया था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर इस क्लास में सेलेक्ट किया। स्क्रीनशॉट आप दोनों प्रश्नों का ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, इसे रफ कर देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर भैया 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक क्राउन कांच का एक समावतल लेंस बनाना है। समावतल लेंस कैसा होता है? एक ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो भाई, अवतल हो, इसे समावतल लेंस कहते हैं। तो प्रश्न में कहा गया कि क्राउन कांच का एक समावतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं? लेंस की जो क्षमता दी गई है P बराबर वो -2.5 डायोप्टर दी गई है। क्षमता से हम इसकी फोकस दूरी आराम से फाइंड कर सकते हैं। और आगे दिया है कि इसकी क्षमता बोलना इतनी हो जाए, पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं। क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक दिया है वह 1.65 दिया है, n बराबर 1.65 दिया है। अब आपको हम बताते हैं, देखिए ये समावतल लेंस का पहला पृष्ठ भी अवतल होता है। इसकी वक्रता त्रिज्या मतलब जो R1 की वैल्यू होती है वो माइनस का R कह सकते हैं, क्योंकि दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या तो भैया सेम है होती है, लेकिन एक की वक्रता त्रिज्या x अक्ष की ऋण दिशा में पड़ती है पहले पृष्ठ की, और दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो x अक्ष की धन दिशा में पड़ने की वजह से उसे पॉजिटिव लिया जाता है। ओके, अब यहाँ से देखिए हम अगर P दिया है तो हम कह सकते हैं कि F बराबर हो जाएगा 100 बटे में कितना भाई P की वैल्यू कितनी है -2.5, पॉइंट हटाओ 0 हटाओ, 25 चौको 100 -40 सेंटीमीटर। जो फोकस दूरी आ जाएगी वो -40 सेंटीमीटर आ जाएगी। सूत्र आप सभी लोगों ने पढ़ा है 1/f बराबर n-1 1/r1 -1/r2। आपको इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या निकालनी है। जो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी वही दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी, क्योंकि लेंस जो है समावतल लेंस है। यहाँ पर अगर f की बात करें तो f की वैल्यू भैया -40 है, n की बात करें 1.65 है -1। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या -r है और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या भी आपकी +r है, और माइनस पहले से लगा तो ये -r हो जाएगा। -1/40 हो जाएगा भैया, 1.65 से 1 जाएगा तो ये 0.65 बचेगा, और गुणे में 1 हर ले लेंगे, -1 -2 हो जाएगा। माइनस से माइनस दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा, r इधर ले आएंगे और इधर हो जाएगा 0.65 गुणे में 2 और बटे से ऊपर 40 चला जाएगा। इस तरीके से इसके नीचे से पॉइंट हटा सकते हैं, 2 0 बढ़ जाएंगे, ये पॉइंट से पॉइंट हटाया जा सकता है। 2 एकम 2 2 पंची कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 3 15 हो जाएगा, और 13 चौको ये कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं कि जो समावतल लेंस है इसके पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या -52 हो जाएगी और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या +52 हो जाएगी। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम का रिपीटेड प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आप सभी लोगों को अगर मजा आ रहा है इस क्लास में तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके अनसॉल्व पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा है। इसमें कहा, जो मैंने आपको बताया था, किसी लेंस की फोकस दूरी की अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता, ये वहाँ का न्यूमेरिकल जो मैंने अगला लिया है। ध्यान से देखिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को ANG से लिखते हैं और वो आपको 3/2 दिया गया है। और आगे कहा कि जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया गया है।
आगे प्रश्न में कहा जा रहा है कि द्विउत्तल लेंस के वक्र, द्विउत्तल लेंस मैंने कहा था एक ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं और दोनों पृष्ठ उत्तल हों, द्विउत्तल लेंस कहलाता है। तो द्विउत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 बराबर आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर और R2 बराबर आपको कितना दिया जा रहा है 30 सेंटीमीटर। अब बात ये आती है कि आपको ये सेंस लगाना कौन सी दूरी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव। इस द्विउत्तल लेंस की पहला पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी तो ये पॉजिटिव लेना है। ये दूसरा पृष्ठ इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी तो ये नेगेटिव लेना है। अब दिया है इस लेंस की फोकस दूरी, नंबर 1 वायु में लेंस की फोकस दूरी निकालना है। सबसे पहले वायु में लेंस की फोकस दूरी, सबसे पहला प्रश्न ये दिया गया है वायु में लेंस की फोकस दूरी। वायु में लेंस की फोकस दूरी निकालना तो 1/f बराबर ये हो जाएगा ANG - 1 1/R1 - 1/R2। देखिए सूत्र तो वही मैंने लगाया, 1/f बराबर n-1 और इनटू में 1/R1 - 1/R2। बस ये इतना याद रखना है कि अपवर्तनांक उस माध्यम का रखा जाता है जिस माध्यम में कोई लेंस होता है। तो ये वायु में है तो फोकस दूरी को हमने A से लिख दिया, FA मतलब वायु में, एयर में, ठीक है। तो वायु में फोकस दूरी हमें निकालनी है इसलिए इसको FA से लिख दिया। अब यहाँ अपवर्तनांक उसी माध्यम का लेना जिस माध्यम में लेंस रखा है, तो वायु में रखा है तो लेंस का वायु में अपवर्तनांक 3/2 है तो 3/2 - 1 1/R1 की वैल्यू है 20 और R2 की वैल्यू -30 माइनस प्लस ये आपका हो जाएगा +30। 1/FA बराबर 3/2 से 1 जाएगा तो 1/2 बचेगा और 30 और 20 का LCM कितना मिलेगा आप ले सकते हो 60 और ये 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60 होता है। 1/2 3 2 5/60। इसको काटेंगे 12 पंचे 60, 12 दूना 24, FA बराबर 12 दूना 24, ये कितना आ जाएगा, इसको रब कर देते हैं भाई, ये 12 दूना 24 से कम 24 सेंटीमीटर। तो इस लेंस की द्विउत्तल लेंस की जो फोकस दूरी वायु में आएगी वो कितनी आ जाएगी 24। लेकिन प्रश्न यहीं पर नहीं समाप्त होता है, ये कह रहे हैं इस लेंस को अगर हम द्रव में जल में डुबोते हैं तो जल में इसकी फोकस दूरी क्या होगी। चलिए इनकी इस बात को भी समझ लेते हैं। तो आपको नंबर 2 हेडिंग क्या लगाना है, जल में फोकस दूरी। क्या हेडिंग लगाना है, जल में फोकस दूरी, क्योंकि ये तो मैंने वायु में फोकस दूरी निकाली है। तो अब हम निकालेंगे जल में फोकस दूरी। तो नंबर 2 हम डालेंगे जल में फोकस दूरी। अच्छा, जल में फोकस दूरी को किससे लिखेंगे, 1/FW वाटर में निकालना है। अब वाटर में अगर रखें तो लेंस का अपवर्तनांक वाटर के सापेक्ष लेंगे, वायु में रखे तो वायु के सापेक्ष, तो वाटर के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, लेंस कांच का होता है इसलिए WNG लिखा और ये हो जाएगा 1/R1 - 1/R2। मैंने इस डेरिवेशन को जब कराया है तो बहुत अच्छे से बताया कि लेंस को जिस माध्यम में रखेंगे उसी माध्यम के सापेक्ष हम उस लेंस का अपवर्तनांक लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/FW बराबर WNG जो निकालना है, जैसे हमने उसमें पढ़ाया आप लोगों को स्नेल के नियम में 1N2 बराबर N2/N1, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पर आपका पीछे है G मतलब इसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, फिर आगे है W मतलब इसका जल के वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक -1 1 ये हो जाएगा R1 -1 आपका हो जाएगा R2। तो 1/FW बराबर ANG का मान आपको दिया गया है, कितना दिया है 3/2, ANW की वैल्यू आपको दी गई है 4/3 -1 1/R1 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी भाई 20 और R2 की वैल्यू -30 और ये हो जाएगा +30। 1/FW बराबर यही समझना था यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9/8 9/8 -1 और ये आपका LCM मिल जाएगा यहाँ पर 60 30 दूनी 20 तिहाई 60 30 दूनी 60। तो ये 1/FW बराबर आपको मिल जाएगा 8 एकम 8, ये 1/8 हो जाएगा गुणे में 3 2 5 बटे में कितना भाई 60, 5 एकम ये 12 हो जाएगा 12 8 96
FW बराबर 96 कम 96 सेंटीमीटर। तो जल में जो इस लेंस की द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी वो 96 सेंटीमीटर हो जाएगी। आंसर हमारा 100% सही है। कारण ये क्योंकि ये द्विउत्तल लेंस था और द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो इस स्थिति में भी पॉजिटिव आई और इस स्थिति में भी पॉजिटिव आई। मैंने आपको अपवर्तनांक पर निर्भरता भी बताई थी कि किसी द्रव में अगर डुबो रहे तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो आप देख पा रहे हो बढ़ गई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। इसको भाई रफ कर दें। अब हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कांच के जिसका अपवर्तनांक Ng बराबर 3/2 दिया गया है कि द्विउत्तल लेंस AB को तल के अनुदिश 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है, ठीक है, और लेंस के किसी एक भाग को जल में जिसका अपवर्तनांक 4/3 है डुबोने पर उस भाग की फोकस दूरी की गणना कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है आज की क्लास का 6। इन्होंने कहा कि एक हमारा लेंस है, ये लेंस इसको A बोला, इसको B बोला और कह दिया कि इस लेंस को AB के अनुदिश ऐसे काट दिया गया। भैया काट दिया जाएगा तो ये लेंस एक बन जाएगा समतल उत्तल लेंस, और इस लेंस को उठा करके एक ऐसे द्रव में डुबो दिया गया जिसका अपवर्तनांक 4/3 है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर उसमें इसकी फोकस दूरी की गणना करनी है तो हमने अगर द्रव में डुबोया है जल में, तो जल के सापेक्ष इस लेंस का अपवर्तनांक हमें चाहिए -1 और 1/R1 माइनस 1/R2। सिंपल क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं। तो 1/F बराबर WNG चूंकि द्रव में डुबो दिया गया है, और द्रव में डुबोने का मतलब क्या है? द्रव में डुबोने का मतलब ये है कि द्रव के सापेक्ष हमें लेंस का अपवर्तनांक लेना होगा। हमने ये वाला भाग डुबोया है, तो ये हो जाएगा ANG अभी बताया बटे में होता है ANW -1 1/। अब चूंकि इसको मैंने बीच से काटा है तो इसका पहला पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी इन्फिनिटिव और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, मान लेते हैं R2 बराबर -R, तो ये +R हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, प्रश्न में ये बोले थे कि आपको ये बताना है कि फोकस दूरी की गणना करना है और वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो वक्रता त्रिज्या उत्तल पृष्ठ की ही होगी क्योंकि समतल पृष्ठ की इन्फिनिटिव होती है, तो -10 सेंटीमीटर होगी क्योंकि उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर होगी, तो यहाँ +10 हो जाएगा। 1/F बराबर ANG की वैल्यू है आपको कितनी दी गई है 3/2, ANW की वैल्यू 4/3 दी गई है, एम आई राइट? सही। और -1 1/∞ की वैल्यू 0, ये केवल 1/10 बचेगा। 1/F बराबर देखिए 3 त्रिका 9 9/8, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका ओनली 1/8 बचेगा। अभी मैंने सॉल्व किया है, गुणे में 1/10, तो जो फोकस दूरी आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी 80 सेंटीमीटर। 8 × 80 ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। काट दिया गया, फोकस दूरी ये आ गई। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारी इस क्लास का, ये क्वेश्चन नंबर होगा 7। टोटल हमने 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर सिलेक्शन किया है, चुनाव किया है। क्लास में बहुत ही बढ़िया माहौल बना करके आप अच्छे तरीके से देखिए, मज़ा आ रहा होगा। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का मैंने सिलेक्शन किया है। क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है इसमें कह रहे हैं कि एक कांच है, बहुत बढ़िया प्रश्न एग्जाम में आया है। कांच, इसका अपवर्तनांक 1.5, पहले नोट कर लीजिए जो दिया जाए 1.5। आगे प्रश्न में कह रहे हैं कि से बने एक लेंस की वायु में जो फोकस दूरी है, लेंस समय वायु में फोकस दूरी FA से लिख देंगे, और FA बराबर आपको दिया गया है 0.4 मीटर। कितना दिया गया? 0.4 मीटर। आगे प्रश्न में कहा जा रहा है कि द्रव में जो फोकस दूरी है यानी FL की जो वैल्यू है वह कितनी है? द्रव में जो फोकस दूरी है वह 1.2 मीटर है। कितनी है? 1.2 मीटर है। आगे प्रश्न में कहा जा रहा है कि द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी NL की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, जो कांच का अपवर्तनांक दिया है वो वायु के सापेक्ष दिया है, मतलब NNG आपको दिया है, ANG दिया है, ANN निकालना, क्योंकि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ही लिया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि 1/FA बराबर होता है ANG, मतलब वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक। अब यहाँ पर FA की वैल्यू जो दी गई है वो आपको 0.4 दी गई है। ANG की जो वैल्यू दी गई है वो आपको दी गई है 1.5, तथा
इसको एक लिक्विड में डुबोया गया तो इसकी जो फोकस दूरी हो गई 1.2। अब लिक्विड के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंगे। जब लिक्विड के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंगे तो हमारा सूत्र लगेगा ANG बटे में ANL, जैसे अभी यहाँ पर लगाया था ANG बटे ANW, क्योंकि वहाँ लिक्विड जल था आपका। -1 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2, इसको भैया समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2, और समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे। समीकरण 1 भागे 2 से भाग करने पर ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। मैं डायरेक्ट यहीं पर काट रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी 1/2 और बटे में आ जाएगा 0.4। ध्यान दीजिएगा, ऊपर 1.5 से 1 जाएगा आपका, तो 1.5 से जब 1 जाएगा तो आपका बचेगा 0.5। बटे में आप ध्यान दीजिएगा तो ये बचेगा 1.5, 1.5 माइनस ANL, ये तो बचेगा, बटे में हो जाएगा ANL। इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे, 4 3 हो जाएगा 12, तो 3 बराबर। अच्छा, नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी तो 0.5 के गुणे में ANL हो जाएगा, बटे में 1.5 माइनस ANL। इसके नीचे एक मान के कैंची गुणा कर लेंगे हम, तो 1.5 का गुणा जब 3 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4.5। ANL का गुणा 3 से हो जाएगा तो -3 ANL हो जाएगा बराबर। इसका गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 गुणे में ANL। कोई समस्या? अब ये हो जाएगा 4.5 बराबर, इसको उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा ANL, दोनों में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 0.5, ये उधर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ANL मैंने में कॉमन ले लिया है और हमको ANL ही निकालना है, लिक्विड का जिस द्रव में डुबो रहे उसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये हो जाएगा 4.5 ANL, 0.5 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3.5। इसको इसके बटे में ले आएंगे या 5, इसको पॉइंट से इस पॉइंट को हटा सकते हैं। 5 7 35, 5 9 45, 9/7 आ जाएगा ANL की वैल्यू। प्रश्न में यही बोला गया है कि ANL की वैल्यू कितनी होगी, मतलब हम इसको जिस भी लिक्विड में डुबो रहे हैं उसका अपवर्तनांक कितना होगा। ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 और हमें उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर। इसको यहाँ पर हम भाई रफ कर देते हैं। मैंने पहले भी बता दिया है कि जो क्वेश्चनों का सिलेक्शन है वो बहुत ही अच्छा किया गया है, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिल सके, इसलिए क्लास को अंत तक आप सभी लोग देखते ही रहिएगा। बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि n कांच दिया है, इसका अपवर्तनांक 1.5। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष लिखा जाता है, तो चाहे आप इसको n बराबर 1.5 लिखिए और चाहे ANG बराबर भी 1.5 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे इन्होंने कहा है कि उत्तल लेंस की वायु में जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस है जिसकी वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। आगे प्रश्न में कहा जा रहा है कि इसे 4/3 अपवर्तनांक वाले जल में डुबो दिया जाता है, मतलब जल का जो अपवर्तनांक है ANW वो 4/3 है। ठीक, आगे इन्होंने कहा है कि डुबो दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, मतलब लिक्विड में इसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। तो जब आप 1/FA लगाओगे और सूत्र लगाओगे ANG की वैल्यू 1.5 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 उत्तल लेंस है, इसको समीकरण 1 मान लोगे। द्रव में निकालोगे, ठीक है, तो द्रव में हो जाएगा 1/FL और ये हो जाएगा LNW, क्योंकि लिक्विड में डुबोया है, W में अगर डुबोया मतलब जल में, तो WNG निकालना पड़ेगा। और WNG निकालने के लिए आपका सूत्र अभी मैंने बताया है ANG बटे में ANW माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2, ये तो करेंगे। समीकरण 2 मानेंगे और समीकरण 1/2 कर देंगे, 1/2, तो यह चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। FL ऊपर चला जाएगा, FA की वैल्यू आपको 10 दी है तो ये हो जाएगा FL बटे में FA की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए 1.5 से आप जब 1 को घटाएंगे तो 0.5 बचेगा। यहाँ पर देखिए ANG की बात करें तो ANG का मान आपको 1.5 है, ठीक। और यहाँ पर बात करें या 1.5 के स्थान पर आप कितना लिख सकते हो, 3/2 भी तो लिख सकते हो। 1.5 का मतलब है सॉल्व करने के लिए, बटे में ANW की वैल्यू कितनी है तो 4/3 है।
माइनस का 1। इसे सॉल्व कर दीजिए, 0.5 बटे में ये 3 त्रिका 9, ये केवल 1/8 आएगा सॉल्व करने पर। ये हो जाएगा FL बराबर 8 का गुणा ऊपर से हो जाएगा 0.5 गुणे में 8, नीचे वाला 10 भी उधर चला जाएगा। ठीक, हमारे पास जगह कम इसलिए थोड़ा डायरेक्ट करते हैं हम। देखिए 5 कितना आ जाएगा 40, दशमलव लगाएंगे लेकिन वो उसका कोई मतलब नहीं, 10 है आगे, तो जो फोकस दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर उठाया। ये हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 था। अभी बचे हैं टोटल 3 प्रश्न जो कि संपर्क में रखे 2 संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पर आधारित हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। इसे रफ कर दूं भाई हम, चलिए रफ कर देते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखते हैं। लिखा है उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है। एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है और इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ये न्यूमेरिकल तो अगर आप सभी लोग प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, उत्तल लेंस की सहायता से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं एग्ज़ाम के लिए अभी जो है इस टाइम प्रैक्टिकल करा रहा हूँ उसमें विद्यालय में। तो बिल्कुल वैसा ही है, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। वस्तु की दूरी को हम लेंगे -15 सेंटीमीटर और इन्होंने कहा है कि इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनेगा, और दूसरी ओर बनेगा तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, वो हो जाएगी प्लस का 30 सेंटीमीटर। ये किसके द्वारा की स्थिति है, उत्तल लेंस द्वारा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम मान लेते हैं f1। तो हम पहले इसकी f1 की वैल्यू को निकाल लेते हैं। 1/v माइनस 1/u ही तो होता है। 1/f1 बराबर 1/v की वैल्यू 30 और u की वैल्यू -15, तो ये +15 हो जाएगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो f1 बराबर 30 एलसीएम लेंगे और 15 दूना 30, 3/30 का मतलब ये आपका हो जाएगा 1/10। f1 बराबर 10 सेंटीमीटर। जो f1 है ये एक उत्तल लेंस की बात हुई थी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमने पहले से ही निकाल ली। फिर इन्होंने कहा कि एक अवतल लेंस को इस उत्तल लेंस के संपर्क में रख देते हैं। संपर्क में रखेंगे तो जो फोकस दूरी आएगी वो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आएगी। इन्होंने कहा कि तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है। देखो इन्होंने कहा कि जब संपर्क में लाते हैं तो वस्तु की दूरी के पर कोई प्रभाव नहीं, मतलब -15 सेंटीमीटर ही रहता है, लेकिन जो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर और आगे खिसक जाता है, यानी वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनने लगता है। अब 2 लेंस संपर्क में लाए गए तो संपर्क में संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को f से लिखते हैं। सूत्र फिर ये लगाएंगे 1/v माइनस 1/u वाला। अब जो ये फोकस दूरी आएगी ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आएगी 1/v। v की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 60 और u की वैल्यू -15, ये +15 हो जाएगी। एलसीएम ले लेंगे हम कितना भैया 60 है ना, 15 चौको 60, 5/60 आ जाएगा। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 1/12, f बराबर आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये जो 12 सेंटीमीटर आया ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है जब अवतल लेंस को उत्तल लेंस के संपर्क में लाया गया। अब प्रश्न ये कह रहे हैं कि दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले लेंस की फोकस दूरी तो हमने तुरंत निकाल लिया है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लिया है। अब हमको दूसरे लेंस की फोकस दूरी निकालना है, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 लगा देंगे, जो कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। 1/f की वैल्यू है 12, 1/f1, f1 की वैल्यू है 10 और f2 की वैल्यू की हमें गणना करना है। अच्छा f2 जो लेंस था वो हमारा कैसा लेंस है, वो आपका एक अवतल लेंस है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक आनी चाहिए। तो 1/f2 को निकालेंगे तो ये 1/12, 1/10 को इधर ले जाएंगे -1/10, 1/f2 बराबर 12 और 10 में एलसीएम कितना मिल जाएगा 60 मिल जाएगा, 12 पंची 60 और 10 छक्का 60। 1/f2 बराबर माइनस का 1/60 यानी f बराबर f2 बराबर कितना आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। मैंने पहले ही बता दिया कि दूसरा लेंस जो है वो अवतल लेंस है और अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी सॉल्व होता है। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि देखने में आपको कितना अच्छा लगेगा अभी देखिएगा। कितना प्यारा प्रश्न है, एग्ज़ाम में आया हुआ है 2023 में। बोल रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कांच का अपूर्णांक Ng बराबर आपको दिया गया है। Ng का मतलब Ang है ना 3/2।
और आगे दिया गया द्वि अवतल लेंस दिया है, संपर्क में रखे गए हैं। जैसे एक अवतल लेंस है इसे ये, और इसी के संपर्क में एक लेंस और रखा गया है, समझ पा रहे हो, ऐसे दो अवतल लेंस संपर्क में रखे गए हैं और बीच में इन्होंने कह दिया कि द्रव भरा हुआ है। ये बात कह रहे हैं, प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। और इन्होंने कहा कि जो जल भरा हुआ है इसका अपवर्तनांक यानी ANW का अपवर्तनांक दिया है 4/3। कह रहे हैं संयुक्त लेंस की क्षमता और प्रकृति ज्ञात कीजिए। जब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी तो संयुक्त लेंस की क्षमता भी आ गई। अब मेरी बात को समझिएगा, दो अवतल लेंस हैं तो एक अवतल लेंस की पहले फोकस दूरी निकाल लीजिए, उससे उसकी क्षमता आ जाएगी। और दोनों के संयुक्त होने से बीच में बन रहा है उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी निकाल लीजिए, ठीक, यहाँ इसकी भी क्षमता आ जाएगी। फिर तीनों की क्षमताओं को जोड़ दीजिएगा, संयुक्त लेंस की क्षमता आ जाएगी। प्रकृति भी पता चल जाएगा, ऋणात्मक आएगी तब भी और धनात्मक आएगी तब भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांच के जो द्वि अवतल लेंस हैं, देखिए कांच के द्वि अवतल लेंस के लिए, द्वि अवतल लेंस के लिए, अच्छा एक चीज़ बताओ, द्वि अवतल लेंस के लिए पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो R1 होगी वह आपकी -R होगी क्योंकि एक अक्ष की रेडियो दिशा में पड़ेगी, और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 बराबर +R होगी। तो सूत्र लगाएंगे 1/F बराबर, ये वायु में होगी पहली बात तो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों वायु में हैं, तो ये हो जाएगा ANG -1, 1/R1 की वैल्यू -R और 1/R2 की वैल्यू +R। तो चूंकि यहाँ माइनस लगता है ना, 1/R1 माइनस 1/R2, R2 की वैल्यू +R। 1/FA की अगर बात करें तो क्या FA की वैल्यू आपको दी? नहीं दी। प्रश्न में यही पूछ रहे हैं कि संयुक्त लेंस की क्षमता, FA पहले निकालना पड़ेगा। ANG की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 3/2 -1, यहाँ हो जाएगा -2/R सॉल्व करने पर। 1/FA बराबर 1/2 गुणे में -2 में R, -2 कैंसिल, -1 कितना हो जाएगा R। हम कह सकते हैं कि जो 1/FA की वैल्यू आई है वह कितनी आई है, -R के बराबर। अभी तो इस क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है, अभी तो इस क्वेश्चन में इतना मजा आने वाला है, देखते जाइए बस। हमने बहुत हल्के प्रश्नों को इसीलिए नहीं सिलेक्ट किया यहाँ पर, ठीक है। नहीं आप कहेंगे सर थोड़ा और हार्ड कराइए, तो अब इससे भी हार्ड आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इससे हार्ड आपके नहीं आएंगे। देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/FA बराबर कितना आया, तो आप कहेंगे -1/R। चूँकि हम द्वि अवतल लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे तो निगेटिव आएगी क्योंकि अवतल लेंस है। तो भैया R की अगर मैं बात करूं तो क्या R आपको पता है, R आपको दिया गया है क्या, 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दी गई थी। R बराबर कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि FA बराबर, जब यहाँ रखेंगे -1/10, ठीक है, तो FA बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अच्छा तो हम यहाँ से क्षमता निकालेंगे, -10 आएगा, क्षमता निकालेंगे, P बराबर 100 कितना होता है, F होता है। तो 100/F की वैल्यू -10, 10 दामा 100, जो क्षमता आ जाएगी अवतल लेंस की, इसको P1 नाम दे दीजिए, वो आ जाएगी -10 डायोप्टर। इसी प्रकार जो दूसरा अवतल लेंस है, दूसरे अवतल लेंस के लिए की जो क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -10 डायोप्टर, क्योंकि दूसरा अवतल लेंस भी तो ऐसा ही है सेम, तो यही चीज़ सब करेंगे हम, तो इतना ही आएगा। लेकिन दोनों के संयुक्त होने पर बीच में एक लेंस बन रहा है उत्तल लेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए भाई आगे जल का, ये जो द्विउत्तल लेंस बन रहा है ये जल का बन रहा है, जल के द्विउत्तल लेंस के लिए, किसके लिए, जल के द्विउत्तल लेंस के लिए, द्विउत्तल लेंस के लिए यही सूत्र लगाएंगे। तो 1/F है ना, W यहाँ पर ले सकते हो आप, बराबर। अब चूंकि जल का है तो जल के सापेक्ष अपवर्तनांक लिया जाएगा, ठीक। इतना यहाँ पर याद रखिएगा कि भैया ये जल का है, जल के सापेक्ष मतलब डुबो नहीं रहे तो जल के सापेक्ष चलेंगे, ठीक है। जल का है तो जल का अपवर्तनांक रखेंगे बस, मतलब ANW,
जैसे कांच का होता तो कांच का अपूर्णांक रखते हैं, अब किसी में डुबो के रखेंगे तब ऐसा होगा ना। लेकिन यहाँ कोई लेंस तो है नहीं, ये लेंस बन रहा है लेकिन जल का बन रहा है, जल का अपूर्णांक आपको रखना है 1/R1। जो द्वि उत्तल लेंस होता है उसके R1 की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है और R2 की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो R1 की वैल्यू R, R2 की वैल्यू -R, माइनस सूत्र वाला ये +R हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो ANW की वैल्यू आपको दी गई थी 4/3, 4/3 रखोगे तो इसे सॉल्व करोगे तो 1/3 आएगा। मैं डायरेक्ट दूँ 4/3 - 1 और इंटू में 2 कितना हो जाएगा R। 1/FW बराबर ये हो जाएगा 1/3 गुणे में 2 में R की वैल्यू कितनी थी -10, +10, वक्रता त्रिज्या कितनी थी 10। इसको काटेंगे 2 पंची 10, ये आ जाएगा 3 पची 15, मतलब FW बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अच्छा ये पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी भाई, पॉजिटिव होगी। पसंद है कि नहीं? अब इसकी क्षमता निकालेंगे तो इसकी क्षमता जो आ जाएगी वो 100/FW आ जाएगी 15। इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15, 20/3 डायप्टर, ये पॉजिटिव आएगी। अब संयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी थी, संयुक्त लेंस की क्षमता। तो जो संयुक्त लेंस की क्षमता आएगी वो तीनों को जोड़ के आएगी, पहले की -10, दूसरे की -10 और तीसरे की प्लस का 20/3। -10 - 10 कितना हो जाएगा -20 और प्लस 20/3, 20 कॉमन ले लेंगे दोनों में, -1 + 1/3 आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या मिलेगा। इसको रफ कर दूं मैं थोड़ा सा, भाई रफ नहीं करूँगा तो काम ही नहीं चल पाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए भाई ये +1/3 बचा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 20 हमने ले लिया कॉमन, 3 × 3 -3 + 1 2/3, वो भी माइनस का, क्योंकि -3 से 1 जाएगा। अब ये आपका आ जाएगा -40/3 डायोप्टर। जो तीनों संयुक्त लेंस की क्षमता आई है वो 40/3, वो भी माइनस का आई। अगर माइनस क्षमता आई है तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो लेंस की प्रकृति होगी वह अवतल होगी, क्योंकि अवतल लेंस की ही क्षमता या फोकस दूरी जो होती है वह निगेटिव होती है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। चलिए भाई अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हैं। अगला मैंने क्वेश्चन लिया है आप सभी लोगों के समक्ष, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको सॉल्व करना है अगर आप मेरी बातों को समझ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस की फोकस दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को f1 मान लेना और उसको पॉजिटिव रखना +10 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी को f2 मान लेना, उसकी फोकस दूरी रखना -50 सेंटीमीटर। दोनों लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखिए, u बराबर -25 सेंटीमीटर कर लेना। उसके प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, v की आपको गणना करना है, ठीक है। तो पहले तुम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालोगे, क्योंकि एक उत्तल एक अवतल लेंस है। f1 और f2 का मान रख करके f का मान निकालेंगे, 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2 से f का मान निकालेंगे। फिर एक वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की स्थिति आपको वस्तु की दूरी पता है, फिर प्रतिबिंब की स्थिति आ जाएगी। तो पहले दोनों लेंसों की फोकस दूरी से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालिएगा और फिर वस्तु की दूरी रख करके 1/f बराबर 1/v - 1/u में u की दूरी निकाल लीजिएगा, v की स्थिति ज्ञात कर लीजिएगा, क्योंकि u की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, ठीक। तभी मुझे लगेगा कि आपने क्लास को अंत तक देखा है और समझा है और आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास में आपको हम आगे मिलेंगे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।